नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित वीडियोस डाल रही हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च के ऊपर है। प्रॉब्लम इन रिसर्च। इन रिसर्च के अंतर्गत जो जो प्रॉब्लम्स ली जाती हैं, कैसे उन्हें सेलेक्ट करें, किस तरीके से उन पर काम किया जाए, कैसे उन्हें डिफाइन करें। आज का जो वीडियो है मेरा इसी से संबंधित है। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने पर वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम इन रिसर्च। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च में जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो नॉर्मल अगर एक स्टेटमेंट में देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज ए टेंटेटिव क्वेश्चन फॉर ए सॉल्यूशन। एक ऐसा प्रश्न जिसके लिए समाधान की आवश्यकता है, वही समस्या है। कर्लिंगर ने इसे अपने शब्दों में बताया है कि जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट इन विच आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या विवरण है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चर राशियों में सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। इसकी जो स्टडी की जाती है उसका एक स्टेटमेंट या प्रश्नवाचक वाक्य या विवरण है समस्या। तो समस्या क्या है? समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या विवरण है जिसमें दो या दो से अधिक चर राशियों में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, यानी एक समस्या को सेलेक्ट करने के लिए किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि प्रॉब्लम शुड बी न्यू। समस्या ऐसी हो जो कि नई हो, यानी जिस पे पहले काम ना किया गया हो, इस प्रकार की समस्या पर काम किया जाए। सेकंड है द प्रॉब्लम शुड बी सेलेक्टेड ऑन रिसर्चर्स इंटरेस्ट। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो कि रिसर्चर के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, यानी इस क्षेत्र की हो जिसमें रिसर्चर इंटरेस्ट रखता हो, उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, कम समय में अच्छा रिजल्ट निकालने का कोशिश करेगा, यानी समस्या में ट्रूली इन्वॉल्व होकर काम करने का प्रयास करेगा जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो। इट शुड बी प्रैक्टिकली यूजफुल। प्रॉब्लम ऐसी हो जो कि जिसका प्रैक्टिकल यूज हो, यानी उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ सके। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। प्रॉब्लम हमेशा ऐसी हो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, यानी किसी ना किसी उद्देश्य को फुलफिल करती हो। अप्रोचेबिलिटी ऑफ सैंपल। ऐसी समस्या हो जिसमें सैंपल को अप्रोच करना इजी हो, यानी आपको डेटा लेना है कहीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो चीज़ें आप जो सोर्सेज हैं वो इकट्ठे कर सको। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन। साथ ही प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें डुप्लीकेशन का कहीं भी नाम ना हो, यानी डुप्लीकेशन को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया हो। इट शुड बी टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिक। प्रॉब्लम ऐसी हो जो कि टाइम सेविंग भी हो और इकोनॉमिक भी हो, यानी पैसा भी बहुत ज़्यादा आपका खर्च ना कराए और टाइम भी। समस्या ऐसी हो जिसमें आपका कम खर्च में और कम समय में एक अच्छा मतलब आप काम कर सकें और प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंच सकें। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम की। जी, प्रॉब्लम भाई ठीक है, हमने सब सोच लिया, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी समस्या हो वैसी समस्या हो। अब ये समस्या का जो प्रश्न है वो कहाँ से लाएंगे, उसके सोर्सेज क्या होंगे? तो उसके सोर्सेज के लिए सबसे पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का खुद का अपना एक्सपीरियंस जो उसने अपने स्टडी टाइम में या अपने आसपास कहीं भी महसूस किया हो कि हाँ यहाँ समस्या है और इस पर कार्य होना चाहिए, तो इस प्रकार से भी वहाँ से भी आपको सोर्स मिल जाता है। देन स्टडी टू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्टडीज हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिस एरिया पर आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपको क्लू मिल जाएगा। रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। पहला जो काम हो चुका है उसका प्रीवियस वर्क का जो रिपीटेशन है उससे भी आपको सोर्स मिलता है, यानी कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे काम हुआ है, इसमें किन डायमेंशंस को लिया गया था, कितनी बात कितनी चीज़ों को कवर किया था, किस मेथड का यूज़ किया था, किस नई दिशा में इसमें काम किया जा सकता है, वहाँ से भी आप सोर्सेज आपको मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। रिव्यू के बेस पर आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट एंड गाइड व्यूज। अगर आपका कोई जो गाइड है, जो रिसर्च का गाइड है, या आपका कोई नॉन एक्सपर्ट है, उसके सजेशन के द्वारा, उसके व्यूज के द्वारा भी आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी, आपके आसपास जो समुदाय है वहाँ से भी में भी बहुत सारी समस्याएं देखने में आती हैं, तो वहाँ से भी आपको सोर्स मिलता है।
स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट में जब आपने स्टडी की होगी या फिर आप देखते हैं कहीं वर्किंग है या कुछ है, तो वहाँ भी आपको एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, तो वहाँ से भी आपको सोर्स मिल जाता है कि हाँ काम किया जा सकता है। हायर एजुकेशन रिलेटेड, ये यदि आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ पर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कहीं आप इन्वॉल्व हैं हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पर होने वाली जो समस्याएं चल रही होती हैं करंट उसमें, उनमें से भी आपको सोर्स मिल जाता है। तो आप कहीं से भी प्रॉब्लम का सोर्स चूज कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बस ध्यान ये रखना है कि प्रॉब्लम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, दूसरी चीज़ प्रैक्टिकली यूजफुल हो। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम मीन्स टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मतलब यह है कि उसे पिन पॉइंट कर देना कि बस अब हमें इसी दायरे में इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा चारों तरफ नहीं भागना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिसर्चर शुड हैव टू डेवलप ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्चर को अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाना होता है कि हाँ मुझे इस समस्या पर काम करना है। अभी हमने पीछे देखा सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसने ढूंढा कि मैं इस पे काम करूंगा, उसका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार किया, यानी उस समस्या से संबंधित कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, इस तरह करूंगा, ये लूंगा, ये वेरिएबल लूंगा या लूंगी, जो भी है। इट शुड बी सच दैट इट कैन बी स्टेटेड इनटू वर्बल फॉर्म। ये इस प्रकार से होना चाहिए, आपके माइंड में कंसेप्ट इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि आप उसे वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकें, अपनी बात को शाब्दिक रूप में बता सकें। इसके बाद है डिलिमिटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको डिलिमिट करना कि नहीं बस मुझे यहीं तक स्टडी करनी है, इस दायरे से बाहर नहीं जाना। देन क्लासिफाई द एलिमेंट इन होमोजेनियस ग्रुप। जो एलिमेंट्स हैं उनको होमोजेनियस ग्रुप में क्लासिफाई करना। देन फिर है इवेलुएटिंग द थ्योरेटिकल सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। साथ ही ये भी मूल्यांकन कर लेना कि प्रॉब्लम की जो थ्योरेटिकल सिक्योरिटी है उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना कि क्या चीज़ कहाँ से कैसे ली जाएगी, कितना यूज़ करना है, किस तरह से करना है, उस पर भी पूरा तरीके से वर्क कर लेना। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि स्टेटमेंट के रूप में किस तरह से प्रॉब्लम्स को लिखेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस ऑन कैरियर चॉइस ऑफ 12th ग्रेड स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सीबीएसई बोर्ड। मैंने इसमें दिया है कि एजुकेशनल गाइडेंस के इफेक्ट को देखना चाह रही हूँ किस पर, कैरियर चॉइस पर, 12th ग्रेड स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैरियर चॉइस पर शैक्षिक निर्देशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन मैं करना चाहती हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके लिखा है कि जो मुझे स्टडी करनी है उसमें मुझे सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस का इफेक्ट देखना है। किस पर देखना है, मेरा दूसरा वेरिएबल है कैरियर चॉइस, और किन किन के लिए, यानी डिलिमिट कैसे किया कि 12th ग्रेड स्टूडेंट्स पे ही देखना है मुझे, और किसी पर नहीं देखना। जबकि एजुकेशनल गाइडेंस तो हर स्टेप पे बच्चों को दी जाती है, और उन वो भी किन बच्चों में, 12th ग्रेड स्टूडेंट्स में भी सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर देखना है। तो इस प्रकार से पिन पॉइंट करके प्रॉब्लम को लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चूज करते हैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब आता है नीड ऑफ डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम कि क्यों डिफाइन करें भाई, इतनी सारी समस्या, क्या जरूरत है हमें डिफाइन करने की, डेफिनेशन से हमें क्या फायदा है। तो ये देखेंगे हम। पहला है द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम सेट्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है उससे स्टडी की डायरेक्शन पता चलती है कि किस डायरेक्शन में हमें स्टडी करनी है। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि मुझे कहाँ स्टडी करनी है, कि मुझे एजुकेशनल गाइडेंस का प्रभाव देखना है कैरियर चॉइस पर, किनकी, 12th ग्रेड स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होंगे। तो डायरेक्शन मिल गई कि भाई इसी जगह जाना है, मुझे यहीं से सब काम करना है। दूसरा है द डेफिनेशन रिवील्स द मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी। डेफिनेशन से हमें ये भी पता चलता है कि हम जो है कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे रिसर्च की। जैसे हम इसमें देखते हैं, जो हमने पहले अभी प्रॉब्लम बात की, द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, यानी एजुकेशनल गाइडेंस का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं कैरियर चॉइस पर। तो किस टाइप की रिसर्च जाएगी, ये जाएगी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जब तक हम गाइडेंस देंगे नहीं तो उसका प्रभाव कैसे देखेंगे। या फिर हम एक्सपोज फैक्टरों में भी देख सकते हैं, यानी जिन्हें प्रीवियस टाइम पे एजुकेशनल गाइडेंस दी गई थी उनकी कैरियर चॉइस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी पता चल गई कि इस वाले मेथड से हमें रिसर्च करनी है। द डेफिनेशन हेल्प्स द रिसर्चर टू कंट्रोल सब्जेक्टिविटी और बायसेस ऑफ द रिसर्चर। जो डेफिनेशन है वो सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल करती है रिसर्चर की।
बायसनेस को, कि वो किसी प्रकार की बायसनेस ना करे, इस चीज़ को वो डेफिनेशन आपको हेल्प करती है। The definition makes the research work practicable. Research work को practicable बनाती है. The definition of problem suggests and specified the variables to be taken into the investigation. जो definition है इसकी research problem की, वो आपको आपके variables के बारे में बता देती है कि किन कौन कौन से variable investigation में लिए गए हैं. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, स्टडी द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. तो एक वेरिएबल कौन सा है हमारा? एजुकेशनल गाइडेंस, जिसका हम प्रभाव देखना चाहते हैं. इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि जिसका हम प्रभाव देखते हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और जिस पर प्रभाव देखते हैं वो डिपेंडेंट कहलाता है. तो एक वेरिएबल तो हो गया एजुकेशनल गाइडेंस, और दूसरा वेरिएबल हो गया कैरियर चॉइस. तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि किन दो वेरिएबल्स को लेकर हम ये स्टडी करने वाले हैं. इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम. एक अच्छी समस्या की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. इट शुड बी आस्क्ड अबाउट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को देखा जाता हो. दूसरा है एम्पेरिकल टेस्टेबिलिटी, प्रैक्टिकली टेस्टेबिलिटी. मीन्स मतलब ऐसी समस्या जिसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा सके. जैसे कि अभी हमने इसमें एग्जांपल लिया था, तो उसमें मैंने कहा था कि हाँ ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जा सकती है. यानी अगर हम 12th क्लास के बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस दें एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्शन, उसको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अगर हम उसको देखें तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं उसके प्रभाव को, कि हाँ भाई इसको हमने दिया था तो इसका किस प्रकार से इफेक्ट आया. प्रॉब्लम शुड बी सॉल्वेबल. ऐसी समस्या हो जिसका समाधान खोजा जा सके. इट शुड बी क्लियर, क्लियर होनी चाहिए, समझ में आए पढ़ने के बाद कि व्यक्ति काम किस पे करना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है. इट शुड बी स्टेटेड इन क्वेश्चन फॉर्म. ये क्वेश्चन फॉर्म में बताई जानी चाहिए. प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंट. समस्या ऐसी हो जो प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण हो. प्रॉब्लम शुड बी विद द मेजरेबल लिमिट. प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसे मेजर किया जा सके, यानी जिसके समाधान तक पहुंचा जा सके. इट शुड बी इकोनॉमिक एंड टाइम सेविंग. समस्या ऐसी हो जो इकोनॉमिक भी हो और टाइम सेविंग भी हो, यानी आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा ना कराए और समय की भी बचत कराए. इस प्रकार की समस्या का चुनाव आपको करना चाहिए. तो दोस्तों ये सब था आज की वीडियो में. मैंने आपसे डिस्कस किया एक प्रॉब्लम के बारे में, कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन की जाएगी, कैसे उसके स्टेप्स लिए जाएंगे, उसकी रिसोर्सेज क्या होंगी, कहाँ से प्रॉब्लम को सेलेक्ट करें, किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम्स को लेना है. साथ ही हमने बात की कि क्या जरूरत है हमें डिफाइन करने की, यानी नीड्स ऑफ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या की क्या अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए जो हम प्रॉब्लम चूज करते हैं. तो आज हमने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया. तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें.